हेलो बच्चों, एसवीएन ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो, आज अपना टॉपिक है मानव में जनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। इससे पहले थोड़ा सा बेसिक लेते हैं जनन के बारे में कि जनन किसे कहते हैं। देखो, जीवों के द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करने की जो क्रिया होती है उस क्रिया को क्या कहेंगे? जनन कहते हैं। यहाँ पर संतति उत्पन्न करने की आवश्यकता क्यों होती है? जीव को या फिर जो जाति है, जाति अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन की क्रिया संपन्न करती है। देखो, एक तो जनन की परिभाषा है और एक है इसकी आवश्यकता। क्यों पड़ती है आवश्यकता? यहाँ पर कोई भी जाति का सदस्य है उसे अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन की आवश्यकता होती है। देखो, मानव की बात कर रहे हैं, यहाँ पर मानव में लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। लैंगिक द्विरूपता का मतलब होता है कि जो नर और मादा होती है, नर और मादा, इनको बाह्य लक्षणों के आधार पर आसानी से अलग किया जा सकता है। देखो, मानव में यहाँ पर लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है और लैंगिक द्विरूपता का मतलब है कि जो नर और मादा होते हैं इन दोनों को बाह्य लक्षणों के आधार पर अलग किया जा सकता है। बाह्य लक्षण जैसे नर में यहाँ पर जो स्तन होते हैं या फिर स्तन ग्रंथियाँ, ये अवशेषी होते हैं। नर के अंदर स्तन ग्रंथियाँ अवशेषी होती है, जबकि मादा में जो स्तन ग्रंथियाँ होती है ये पूर्ण विकसित होती है। नर के अंदर स्तन ग्रंथियाँ अवशेषी और मादा के अंदर स्तन ग्रंथियाँ पूर्ण विकसित होती है। इसके अलावा जैसे जो नर है उसके अंदर आवाज़ का भारी होना, इसके अतिरिक्त चेहरे पर दाढ़ी मुचका आना, ये तो है यहाँ पर बाह्य लक्षण ही है। आवाज़ का भारी होना, चेहरे पे दाढ़ी मुचकाना, स्तनों का अवशेषी अंग के रूप में उपस्थित होना। इसके अलावा शरीर पर बालों का आना, ये बाह्य लक्षण है। इसके अलावा मादा की बात करोगे तो स्तन यहाँ पर पूर्ण विकसित होते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर इनकी जो आवाज़ होती है ये कैसी होती है? महीन होती है या सुरीली होती है। साथ ही यहाँ पर इनका जो श्रोणी क्षेत्र होता है, श्रोणी क्षेत्र, इस क्षेत्र के अंदर वसा का क्या होता है? जमाव हो जाता है, जिसके कारण ये क्षेत्र नर की तुलना में अधिक चौड़ा होता है। देखो, मादा के अंदर जो गौणलैंगिक लक्षण है उनके अंदर जैसे यहाँ पर स्तनों का पूर्ण विकसित होना, आवाज़ का महीन होना, इसके अलावा जो श्रोणी क्षेत्र है उसके अंदर वसा का जमाव हो जाना, जिसके कारण ये क्षेत्र क्या हो जाता है? यहाँ पर चौड़ा हो जाता है। इसके बाद में आता है कि जो जनन की क्रिया है उसके अंदर कुछ क्रमबद्ध चरण होते हैं। जनन की जो क्रिया है उसके अंदर क्रमबद्ध चरण आते हैं, जिसके अंदर पहला आता है आपका यहाँ पे युग्मक जनन का मतलब होगा कि जो प्राथमिक जननांग होते हैं, प्राथमिक जननांग जैसे नर के अंदर तो वर्षण और मादा के अंदर कौन सा पाया जाता है? अंडाशय। प्राथमिक जननांगों के द्वारा यहाँ पर युग्मकों के निर्माण की क्रिया को क्या कहेंगे? युग्मक जनन कहते हैं। देखो, प्राथमिक जो जननांग होते हैं जैसे वर्षण और अंडाशय के द्वारा युग्मक। अब युग्मक कौन से बनते हैं? वर्षण के अंदर शुक्राणु और अंडाशय के अंदर अंडाणुओं का निर्माण होता है। तो इनके निर्माण की जो क्रिया होती है उस क्रिया को क्या बोलते हैं? यहाँ पर युग्मक जनन कहते हैं। सेकंड स्टेप आती है इसमें वीर्य सेचन। वीर्य सेचन का मतलब होगा कि जो नर है, नर द्वारा शुक्राणुओं को
मादा की योनि में स्थानांतरित करने की क्रिया को क्या कहेंगे? वीर्य सेचन कहते हैं। नर के द्वारा शुक्राणु को मादा की योनि में स्थानांतरित करने की जो क्रिया होती है उस क्रिया को क्या कहेंगे? वीर्य सेचन कहते हैं। नंबर 3 आता है यहाँ पे निषेचन। निषेचन का मतलब है कि ये जो युग्मक बनते हैं इन युग्मकों का आपस में संयोजन, युग्मकों का जो संयोजन होगा उस संयोजन को क्या कहेंगे? निषेचन कहते हैं। फिर आता है इसमें जायगोट या फिर युग्मनज। देखो निषेचन की क्रिया के पश्चात बनने वाली जो प्रथम कोशिका होती है, निषेचन की क्रिया के पश्चात बनने वाली जो प्रथम कोशिका है उस कोशिका को क्या कहेंगे? जायगोट या फिर युग्मनज कहते हैं। देखो इसके बाद में आता है यहाँ पे विदलन। विदलन का मतलब होता है जायगोट में होने वाले जो समसूत्री विभाजन होते हैं उन विभाजनों को क्या बोलते हैं? विदलन कहते हैं। जायगोट में होने वाले जो समसूत्री विभाजन होते हैं उन विभाजनों को क्या बोलते हैं? यहाँ पर विदलन कहते हैं। विदलन के फलस्वरूप यहाँ पर जो जायगोट होता है इसमें मोरूला, ब्लास्टुला व गैस्ट्रुला का निर्माण होता है। देखो विदलन की जो क्रिया होती है उसके पश्चात यहाँ पर जायगोट के द्वारा मोरूला का, ब्लास्टुला व गैस्ट्रुला का क्या होगा? यहाँ पे निर्माण होता है। इसके बाद में आता है यहाँ पे आरोपण। आरोपण का मतलब होता है कि जो भ्रूण होता है, भ्रूण का गर्भाशय के आंतरिक स्तर से जुड़ने की जो क्रिया होती है, जुड़ने की जो क्रिया होगी उस क्रिया को क्या कहेंगे? आरोपण कहते हैं। कि जो भ्रूण होता है गर्भाशय की आंतरिक स्तर या आंतरिक दीवार से जुड़ता है उस क्रिया को क्या कहेंगे? आरोपण कहते हैं। इसके बाद में आता है यहाँ पे गर्भावस्था। गर्भावस्था का मतलब होता है कि निषेचन से लेकर के प्रसव तक का जो काल होता है, प्रसव तक का जो काल होगा उस काल को क्या कहेंगे? गर्भावस्था कहते हैं। निषेचन से लेकर के प्रसव तक का जो काल है उस काल को क्या कहेंगे? गर्भावस्था कहते हैं। इसके बाद में आता है प्रसव। प्रसव का मतलब होता है जो गर्भस्थ शिशु होता है, गर्भस्थ शिशु का मादा के शरीर से बाहर निकलना या फिर बाहर निकलने की जो क्रिया होती है उस क्रिया को क्या कहेंगे? प्रसव कहते हैं। तो यहाँ पर जो जनन की क्रिया है उसके अंदर कुछ स्टेप आते हैं जिसके फलस्वरूप वहाँ पे एक नई संतति का विकास होता है। पहला आता है इसमें युग्मक जनन। जो प्राथमिक जननांग होते हैं उनके अंदर युग्मकों का या फिर जो शुक्राणु और अंडाणु होते हैं इनके निर्माण की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। दूसरा आता है वीर्य सेचन। वीर्य सेचन का मतलब होता है नर के द्वारा जो शुक्राणु होते हैं उनको मादा की योनि के अंदर स्थानांतरित करना। तीसरा आता है इसमें निषेचन। निषेचन का मतलब क्या होगा? कि जो युग्मक होते हैं इनका आपस में संयोजन होना और संयोजन होने की जो घटना होती है उस घटना को क्या बोलते हैं? निषेचन। फिर आता है इसके अंदर जायगोट या फिर युग्मक। जायगोट का मतलब क्या होगा? कि निषेचन की क्रिया के पश्चात बनने वाली जो प्रथम कोशिका होती है, निषेचन की क्रिया के पश्चात बनने वाली प्रथम कोशिका को जायगोट कहते हैं। फिर बात करते हैं विदलन की। जायगोट में होने वाले जो समसूत्री विभाजन होते हैं उन समसूत्री विभाजनों को विदलन कहते हैं। विदलन की क्रिया के फलस्वरूप यहाँ पे मोरूला का, ब्लास्टुला का और गैस्ट्रुला का निर्माण होता है। फिर आता है इसमें आरोपण। भ्रूण का गर्भाशय की आंतरिक स्तर से या आंतरिक दीवार से
जुड़ने की जो क्रिया होती है उस क्रिया को क्या कहेंगे, आरोपण कहते हैं। फिर आता है इसमें गर्भावस्था। गर्भावस्था का मतलब होगा कि निषेचन से लेकर प्रसव तक का जो काल होता है उस काल को क्या कहेंगे, यहाँ पे गर्भावस्था कहते हैं। अंतिम आता है इसमें प्रसव। यहाँ पे प्रसव है गर्भस्थ शिशु का मादा के शरीर से बाहर निकलने की जो क्रिया होती है उस क्रिया को क्या कहेंगे, प्रसव कहते हैं। इसके अलावा देखना, यहाँ पर युग्मक जनन की बात कर रहे हो तो यहाँ पे जो शुक्राणु है इनका निर्माण 72 घंटे में पूर्ण होता है। मानव के अंदर नर की बात करें, नर के अंदर शुक्राणु के निर्माण की जो घटना होती है ये 72 घंटे के अंदर पूर्ण होती है। और शुक्राणु निर्माण की जो क्रिया होती है ये जीवन भर चलती रहती है। यहाँ पर जीवन भर नर के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता रहता है। अंडाणु की बात करते हैं तो अंडाणु के निर्माण की क्रिया मादा के अंदर एक निश्चित आयु है। यहाँ पर लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु के पश्चात अंडाणु का जो निर्माण है वो क्या हो जाता है, स्वतः बंद हो जाता है। देखो अंडाणु यहाँ पर मादा के अंदर एक निश्चित अवधि के पश्चात निर्मित होना बंद हो जाते हैं। निश्चित अवधि है लगभग 45 से लेकर के 50 वर्ष। तो ये था यहाँ पर जनन से संबंधित है इसका जनरल इंट्रोडक्शन। इसके बाद में आता है मेन। यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर दो आते हैं, एक तो आता है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और दूसरा आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो देखना यहाँ पे नंबर 1 की बात करते हो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर नर जनन तंत्र। देखो पहला आता है इसमें नर जनन तंत्र। अब देखो नर जनन तंत्र है, इसे 3 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला आता है प्राथमिक जननांग। पहला कौन सा आता है, प्राथमिक जननांग। प्राथमिक जो जननांग है इसके अंदर आता है आपका वर्षण। इसके बाद में आता है यहाँ पे सहायक जननांग। सहायक जननांग में अधिवर्षण, इसके अलावा शुक्रवाहिनी, शुक्राशय और सीसन या पेनिस। देखो सहायक जननांगों के अंदर अधिवर्षण हो गया, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय और पेनिस। इसके अलावा तीसरा आता है इसमें सहायक जनन ग्रंथियां। सहायक जनन ग्रंथियां 3 ग्रंथियां आती है। एक आती है प्रोस्टेट ग्रंथि, 2 ग्रंथियां आती है। एक तो होती है प्रोस्टेट ग्रंथि और दूसरी आती है इसमें काउपर्स ग्रंथि। देखो जो सहायक जनन ग्रंथियां है इसके अंदर 2 भाग आते हैं, एक तो हो गई प्रोस्टेट ग्रंथि और एक हो गई इसमें काउपर्स ग्रंथि। देखना नर जनन तंत्र को 3 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला आता है प्राथमिक जननांग, दूसरा आता है सहायक जननांग और तीसरा आता है इसमें सहायक जनन ग्रंथियां। प्राथमिक जो जननांग है उसका एक भाग आता है वर्षण, सेकंड आता है इसमें सहायक जननांग, इसमें भाग आते हैं इसके अधिवर्षण हो गया, शुक्रवाहिनी हो गई, शुक्राशय हो गया और सीसन हो गया। इसके अलावा सहायक जनन ग्रंथियों के अंदर प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर्स ग्रंथि। अब इनमें इन सबको विस्तार से पढ़ते हैं, जिसके अंदर पहला आता है यहाँ पे वर्षण। देखो नंबर 1 आता है यहाँ पे वर्षण, या फिर इसको बोलते हैं टेस्टिस वर्षण। देखो नर में जो वर्षण होते हैं उदर गुहा के बाहर वर्षण कोश में लटके रहते हैं। नर के अंदर जो वर्षण होते हैं उदर गुहा के बाहर वर्षण कोश के अंदर लटके रहते हैं। इनकी उत्पत्ति की बात करोगे तो इनकी उत्पत्ति यहाँ पर मीजोड्रम से होती है। जो वर्षण होते हैं
वर्षणों की उत्पत्ति भ्रूणीय मेसोडर्म के द्वारा होती है। इसके अलावा वर्षण उदर गुहा से इग्वाइनल तंतुओं की सहायता से जुड़े रहते हैं। देखो जो वर्षण होते हैं ये यहाँ पर उदर गुहा से किन तंतुओं की सहायता से जुड़े रहते हैं? इग्वाइनल तंतुओं की सहायता से जुड़े रहते हैं। इसके अलावा जो वर्षण होते हैं ये वर्षण कोश से गुबरेनेकुलम तंतुओं से जुड़े होते हैं। देखो दो स्थितियां हैं, एक तो उदर गुहा से किन तंतुओं से जुड़े होते हैं और एक वर्षण कोश से। तो उदर गुहा से तो यहाँ पर इग्वाइनल तंतुओं से जुड़े होते हैं। इसके अलावा जो वर्षण कोश होते हैं उनके द्वारा उनमें गुबरेनेकुलम जो तंतु होते हैं उनकी सहायता से वर्षण जुड़े हुए होते हैं। वर्षण लंबाई होती है इनकी 4 से 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर और व्यास होता है इनका 3 सेंटीमीटर। वर्षण लंबाई होगी 4 से 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर, व्यास होता है 3 सेंटीमीटर। इसके अलावा रंग होता है इनका गुलाबी रंग। वर्षण रंग कैसा होगा इनका? गुलाबी रंग होता है। इसके अलावा देखना यहाँ पे इनके वेट की और बात करते हैं। यहाँ पर जो वर्षण होते हैं इनका वेट 12 ग्राम होता है। वर्षणों का वेट कितना होता है? 12 ग्राम। इसके अलावा देखना यहाँ पे वर्षण उदर गुहा के बाहर क्यों पाए जाते हैं? उदर गुहा के बाहर क्यों पाए जाते हैं? उसका रीजन ये होता है कि जो बाहरी तापमान और उदर गुहा का तापमान इसके अंदर 2 से 3 डिग्री का अंतर होता है। 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर होता है। या फिर आप ये भी बोल सकते हो उदर गुहा का तापमान 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक होता है और यहाँ पर जो 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है इस तापमान के ऊपर यहाँ पर जो शुक्राणु होते हैं उनका परिपक्वन नहीं हो पाता है। देखो 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, इस तापमान के ऊपर शुक्राणुओं का परिपक्वन नहीं हो सकता, इसलिए जो वर्षण होते हैं ये उदर गुहा के बाहर एक थैलीनुमा संरचना में या फिर वर्षण कोश के अंदर पाए जाते हैं। अब बाहर पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं? वर्षण कोश में। इसलिए यहाँ पर वर्षण कोश को ताप नियंत्रक के नाम से भी जाना जाता है। वर्षण कोश को किसके नाम से जाना जाता है? ताप नियंत्रक के नाम से भी जाना जाता है। देखना नंबर 1 आता है इसमें वर्षण केवल बाहरी संरचना की बात कर रहा है कि वर्षण होता किस प्रकार का है। देखो नर में उदर गुहा के बाहर उपस्थित होता है, किसके अंदर पाया जाता है? वर्षण कोश में, जो कि एक थैलेनुमा संरचना के रूप में उपस्थित होती है। वर्षणों की उत्पत्ति यहाँ पर भ्रूणीय मेसोडर्म के द्वारा होती है। इसके अलावा वर्षण उदर गुहा से इग्वाइनल तंतुओं से जुड़े रहते हैं। इसके अतिरिक्त जो वर्षण होते हैं वर्षण कोश से गुबरेनेकुलम तंतुओं की सहायता से जुड़े रहते हैं। लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर, व्यास होता है इनका 3 सेंटीमीटर, कलर होगा इनका गुलाबी और वेट होगा इसका 12 ग्राम। बाहर क्यों पाए जाते हैं उदर गुहा से? क्योंकि जो शरीर का तापमान है ये वर्षण कोश की तुलना में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक होता है और इस तापमान के ऊपर जो शुक्राणु होते हैं उनका परिपक्वन नहीं होता है। इस कारण जो वर्षण कोश होता है इनको ताप नियंत्रक के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में देखना यहाँ पे वर्षण की आंतरिक संरचना की बात करोगे। वर्षण की आंतरिक संरचना देखना, आंतरिक संरचना में यहाँ पर जो वर्षण होते हैं
ये वर्षणीय संपुट में उपस्थित होते हैं, जिसके 2 आवरण होते हैं, जिसमें पहला आता है ट्यूनिका वेजाइनलिस और दूसरा आता है इसमें ट्यूनिका एल्बुजिनिया। देखो 2 आवरण होते हैं, एक बाहर की ओर जो भाग होता है उसे ट्यूनिका वेजाइनलिस और आंतरिक जो भाग होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका जो एल्बुजिनिया वाला जो भाग होता है ये यहाँ पर संयोजी उत्तक से मिलकर के बना होता है। किस उत्तक से मिलकर बना होता है? संयोजी उत्तक से मिलकर के बना हुआ होता है। इस जो भाग होता है, इस भाग के अंदर यहाँ पर 250 से लेकर के 300 त्रिभुजाकार या पाई जाती है। 250 से लेकर के 300 त्रिभुजाकार वर्षण पालियां पाई जाती है, जिसे वर्षण मीडिया स्टीनम के नाम से जाना जाता है। देखो ट्यूनिका एल्बुजिनिया यहाँ पर संयोजी उत्तक होता है, जिसके अंदर 250 से लेकर के 300 त्रिभुजाकार वर्षण पालियां पाई जाती है और जो वर्षण पालियां है इन सभी को वर्षण मीडिया स्टीनम के नाम से जाना जाता है। ये जो आंतरिक स्तर होता है ये अत्यधिक संवहनी होता है। ये जो आंतरिक स्तर होता है ये क्या होता है? यहाँ पर अत्यधिक संवहनी स्तर होता है। इस स्तर के यहाँ पर इसमें 2 आवरण और उपस्थित होते हैं, जिसमें इस स्तर के अंदर 2 प्रकार के उत्तक उपस्थित होते हैं, जिनमें एक तो आता है शुक्र जनन नलिकाओं वाला भाग और दूसरा आता है इसमें अंतराली या फिर लैडिंग कोशिकाएं। देखो जो आंतरिक भाग है इसमें 2 प्रकार की सेल्स होती है, एक तो शुक्र जनन नलिकाओं की और एक होती है अंतराली या फिर लैडिंग कोशिकाएं। अंतराली या फिर जो लैडिंग कोशिकाएं होती है इनके द्वारा यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन या फिर नर हार्मोन, जिसे एंड्रोजन के नाम से भी जाना जाता है, एंड्रोजन का स्रावण किया जाता है। देखो अंतराली या लैडिंग कोशिकाओं के द्वारा टेस्टोस्टेरोन या फिर एंड्रोजन हार्मोन का स्रावण किया जाता है। ये हार्मोन यहाँ पे नर के अंदर जो द्वितीय गौणलैंगिक लक्षण होते हैं, द्वितीय के गौणलैंगिक लक्षण इनका निर्धारण करता है। नर के अंदर गौणलैंगिक लक्षणों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन या फिर जो एंड्रोजन हार्मोन होता है इसके द्वारा। इसके अलावा यहाँ पर ये शुक्र जनन की क्रिया को प्रेरित करता है। जो शुक्राणु निर्माण की क्रिया है उस क्रिया को प्रेरित करने का कार्य भी किसके द्वारा किया जाता है? यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन या फिर एंड्रोजन हार्मोन के द्वारा किया जाता है। दूसरा आता है यहाँ पर शुक्र जनन नलिकाएं। देखो शुक्र जनन नलिकाएं वर्षण की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। वर्षण की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है? यहाँ पे शुक्र जनन नलिकाएं। ये जो नलिकाएं होती है इनके 2 स्तर होते हैं, जिसमें बाहर की ओर पाया जाता है ट्यूनिका प्रोपेरिया और अंदर की ओर पाया जाता है जनन उपकला। देखो शुक्र जनन नलिकाएं वर्षण की यहाँ पे संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। इस शुक्र जनन नलिकाओं वाला जो भाग है इसके भी 2 स्तर होते हैं, जिसमें बाहर की ओर पाया जाता है ट्यूनिका प्रोपेरिया और अंदर की ओर पाया जाता है जनन उपकला। देखो जनन उपकला वाला जो भाग है इसमें 2 प्रकार की सेल्स है। एक तो होती है
शुक्र जनन कोशिकाएं और दूसरी होती है इसमें सर्टोली कोशिकाएं। देखो, जो शुक्र जनन नलिकाएं होती है वर्षण की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, और ये जो भाग है इसके दो स्तर होते हैं, एक ट्यूनिका प्रोपेरिया हो गया और दूसरा जनन उपकला। जनन उपकला को पुनः दो भागों में, एक शुक्र जनन कोशिका और दूसरा सर्टोली कोशिका के अंदर डिवाइड किया गया है। शुक्र जनन जो कोशिकाएं होती है, इन कोशिकाओं में मियोसिस की क्रिया के द्वारा जो शुक्राणु होते हैं उनका निर्माण होता है। मियोसिस या फिर अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा यहाँ पर किसका निर्माण होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है। जबकि सेकंड आता है इसमें सर्टोली कोशिकाएं। इन कोशिकाओं की खोज एनरिको, इन कोशिकाओं की खोज किसने की थी? एनरिको सर्टोली ने की थी। ये जो कोशिकाएं होती है कार्य क्या करती है? यहाँ पर शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है। इन कोशिकाओं के द्वारा शुक्राणुओं को पोषण प्रदान किया जाता है। दूसरा, पोषण के साथ ये शुक्राणुओं को आलंबन प्रदान करने का कार्य भी करती है। पोषण व आलंबन प्रदान करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? सर्टोली कोशिकाओं के द्वारा। इसके अलावा यहाँ पर इन कोशिकाओं के द्वारा एबीपी प्रोटीन का यहाँ पे क्या किया जाता है? श्रावण किया जाता है। ये जो एबीपी प्रोटीन है ये क्या करती है? यहाँ पर पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित जो एफएसएच हार्मोन होता है उसका नियंत्रण करती है। देखो, सर्टोली कोशिकाओं के द्वारा एबीपी प्रोटीन का श्रावण किया जाता है, और ये जो प्रोटीन होती है यहाँ पर जो पीयूष ग्रंथि का हार्मोन है एफएसएच, इसका नियंत्रण करती है। इसके अलावा यहाँ पर अपरिपक्व जो शुक्राणु होते हैं, ये जो अपरिपक्व शुक्राणु होंगे ये इन सर्टोली कोशिकाओं में धसे रहते हैं। देखो, अपरिपक्व शुक्राणु कहाँ पे पाए जाते हैं? सर्टोली कोशिकाओं के अंदर धसे रहते हैं। इसके अलावा इन कोशिकाओं के द्वारा यहाँ पर इनहिबिन हार्मोन का श्रावण किया जाता है। कौन सा हार्मोन? इनहिबिन हार्मोन का श्रावण किया जाता है। देखना, जो वर्षण है इसकी आंतरिक संरचना के बारे में, वर्षणीय संपुट में उपस्थित होता है। दो आवरण पाए जाते हैं, बाहर की ओर ट्यूनिका वेजाइनलिस और दूसरा होता है इसमें ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया यहाँ पर संयोजी उत्तक से निर्मित होता है। इसके अंदर 250 से लेकर के 300 त्रिभुजाकार वर्षण पालियाँ पाई जाती है। इन वर्षण पालियों को वर्षण मीडियास्टिनम के नाम से जाना जाता है, और ये जो स्तर होता है अत्यधिक सेवनी होता है। इसके अंदर शुक्र जनन नलिकाएं और अंतराली या फिर लेडिंग कोशिकाएं पाई जाती है। अंतराली कोशिकाएं नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन या फिर एंड्रोजन का स्रावण करती है। ये जो हार्मोन है नर में गौण लैंगिक लक्षणों का निर्धारण करता है, साथ ही शुक्र जनन की जो क्रिया होती है उसको प्रेरित करने का कार्य करता है। दूसरा आता है शुक्र जनन नलिकाएं वर्षण की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। इसके भी दो स्तर होते हैं, जिसमें पहला आता है ट्यूनिका प्रोपेरिया या फिर बाह्य स्तर, और दूसरा आता है आंतरिक जनन उपकला स्तर। जनन उपकला वाला जो स्तर है इसके अंदर दो प्रकार की सेल्स है, एक शुक्र जनन कोशिकाएं और दूसरी सर्टोली कोशिकाएं। शुक्र जनन कोशिकाएं, इन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे शुक्राणुओं का निर्माण होता है, जबकि जो सर्टोली कोशिकाएं होती है, पहली चीज इनकी खोज एनरिको सर्टोली ने की थी, और यहाँ पर इन कोशिकाओं के द्वारा शुक्राणुओं को पोषण और आलंबन प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा एबीपी प्रोटीन का निर्माण किया जाता है, जो कि पीयूष ग्रंथि का जो हार्मोन है एफएसएच उसको कंट्रोल करने का कार्य करती है। फिर आता है अपरिपक्व जो शुक्राणु होते हैं वो इन कोशिकाओं के अंदर धसे हुए होते हैं, और
इसके अलावा इन कोशिकाओं के द्वारा इनहिबिन हार्मोन का स्रावण किया जाता है। तो ये था इसमें यहाँ पे वर्षण। अब देखो प्राथमिक जननांग था वर्षण, इसके बाद में आता है यहाँ पे सहायक जननांग। सहायक जननांगों के अंदर 3 भाग थे, सहायक जननांगों में यहाँ पे 4 भाग आते हैं, जिसमें पहला आता है अधिवर्षण, दूसरा बताया था आपको शुक्रवाहिनी, तीसरा था इसमें शुक्राशय और चौथा था इसमें पेनिस या सिसिन। देखो सहायक जो जननांग है उसमें 4 भाग है, अधिवर्षण, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय और पेनिस। अधिवर्षण देखो जो अपवाही नलिकाएं होती है ये अत्यधिक कुंडलित होकर के किसका निर्माण करती है, यहाँ पे अधिवर्षण का निर्माण करती है। देखो वर्षण के अंदर यहाँ पर जो अपवाही नलिकाएं होती है ये अत्यधिक कुंडलित होकर के किसका निर्माण करती है, अधिवर्षण का निर्माण करती है। अधिवर्षण के भी यहाँ पर 3 भाग होते हैं, एक होता है कैपिट अधिवर्षण, दूसरा होता है यहाँ पर कार्पस अधिवर्षण और तीसरा होता है कार्डो अधिवर्षण। देखो अधिवर्षण के भी 3 भाग हैं, एक हो गया कैपिट, दूसरा कार्पस और तीसरा कार्डो अधिवर्षण। कैपिट इसे ग्लोबस मेजोरा के नाम से जाना जाता है और अधिवर्षण का सबसे प्रारंभिक भाग होता है। देखो कैपिट अधिवर्षण ग्लोबस मेजोरा के नाम से जाना जाता है और ये यहाँ पर अधिवर्षण का प्रारंभिक भाग होता है। दूसरा आता है कार्पस अधिवर्षण, ये मध्य भाग होता है और अधिवर्षण का मध्य मुख्य भाग बनाता है, या फिर जो अधिवर्षण है ये मुख्य रूप से कौन से भाग से मिलकर बना होता है, कार्पस भाग से मिलकर बना होता है। तीसरा आता है इसमें कार्डो अधिवर्षण। देखो कार्डो अधिवर्षण ये वाला जो भाग है ये अधिवर्षण का अंतिम भाग होता है। अधिवर्षण का अंतिम भाग क्या कहलाएगा, कार्डो अधिवर्षण। इसे ग्लोबस माइनर के नाम से जाना जाता है। देखो 2 नाम है, एक तो ग्लोबस मेजोरा और दूसरा है ग्लोबस माइनर। कैपिट अधिवर्षण को ग्लोबस मेजोरा कहते हैं और कार्डो अधिवर्षण को ग्लोबस माइनर के नाम से जाना जाता है। तो ये अधिवर्षण की संरचना है कि जो अपवाही नलिकाएं होती है अत्यधिक कुंडलित होकर के किसका निर्माण करती है, यहाँ पर अधिवर्षण का निर्माण करती है। 3 भाग आते हैं इसके, कैपिट अधिवर्षण, दूसरा कार्पस और तीसरा कार्डो अधिवर्षण। कैपिट ग्लोबस मेजोरा के नाम से जाना जाता है, प्रारंभिक भाग होता है। कार्पस मध्य भाग होता है, ये यहाँ पे अधिवर्षण का मुख्य भाग निर्मित करने का कार्य करता है। तीसरा आता है इसमें कार्डो अधिवर्षण, अधिवर्षण का अंतिम भाग है, इसे ग्लोबस माइनर के नाम से जाना जाता है। अब अधिवर्षण के कार्यों की बात करते हैं। सबसे पहला कार्य आता है यहाँ पे शुक्राणुओं का अस्थायी संग्रहण करने में, अस्थायी संग्रहण करने में। देखो पहला कार्य तो कौन सा आता है, शुक्राणुओं का अस्थायी संग्रहण किसके द्वारा किया जाता है, अधिवर्षण के द्वारा। दूसरा आता है यहाँ पे शुक्राणुओं का योग्यता अर्जन, अधिवर्षण के अंदर होता है। शुक्राणुओं का जो योग्यता अर्जन होता है ये कहाँ पे होता है, अधिवर्षण के अंदर। तीसरा आता है इसके अंदर यहाँ पे शुक्राणुओं को शुक्रवाहिनी में स्थानांतरित करने का। और चौथा कार्य आता है यहाँ पे शुक्रवाहिनी के निर्माण में। देखो
अधिवर्षण के कार्य है। पहला कार्य आता है यहाँ पे शुक्राणुओं का अस्थायी रूप से संग्रहण होता है। दूसरा शुक्राणुओं का योग्यता अर्जन। योग्यता अर्जन का मतलब होता है शुक्राणुओं को यहाँ पर निषेचन के लिए तैयार किया जाता है। तीसरा आता है यहाँ पे शुक्राणुओं को शुक्रवाहिनी के अंदर स्थानांतरित करने में, और नंबर 4 आता है यहाँ पर शुक्रवाहिनी के निर्माण में। अब फिर आता है यहाँ पे नंबर 4, इसमें जो सहायक जननांग थे उसके अंदर सेकंड आता है यहाँ पे शुक्रवाहिनी। देखो शुक्रवाहिनी निर्माण किसके द्वारा होता है, यहाँ पे अधिवर्षण से इसका निर्माण होता है, और अधिवर्षण से ये निकलकर कहाँ पर पहुँचती है, जो शुक्राशय होता है वहाँ तक निकलती है। देखो ये वाला भाग वर्षण का है, यहाँ से शुक्रवाहिनी निर्मित होती है, निकलकर कहाँ पे खुलती है, जो शुक्राशय वाला जो भाग है उसके अंदर आकर के खुलती है। शुक्रवाहिनी उत्पत्ति की बात करोगे तो जो अपवाहीन जो नलिकाएं होती है इनके द्वारा किसका निर्माण होगा, शुक्रवाहिनियों का निर्माण होता है। इनकी जो आंतरिक सतह होती है, आंतरिक सतह है ये ग्रंथिल उपकला उत्तक से मिलकर बनी होती है। आंतरिक सतह किससे मिलकर बनी होती है, ग्रंथिल उपकला उत्तक से मिलकर बनी होती है। ये जो ग्रंथिल उपकला उत्तक है इसके कारण यहाँ पर जो शुक्रवाहिनी है इसकी आंतरिक सतह है चिकनी रहती है। आंतरिक सतह कैसी रहेगी, चिकनी रहती है। साथ ही जो शुक्रवाहिनी है इसकी आंतरिक जो सतह है ये रोमीय होती है या फिर रोम युक्त होती है। इसके कारण जो शुक्राणु होते हैं आसानी से शुक्रवाहिनी के अंदर गति करते हैं। देखो शुक्रवाहिनी उत्पत्ति है यहाँ पर अपवाही नलिका के द्वारा। इसकी जो आंतरिक सतह है इस पर ग्रंथिल उपकला उत्तक की कोशिकाएं पाई जाती है, जिसके कारण शुक्रवाहिनी की आंतरिक सतह है चिकनी रहती है। इसके अलावा आंतरिक भाग के अंदर ही यहाँ पर रोम युक्त संरचनाएं पाई जाती है जो कि शुक्राणु को यहाँ पर गति करवाने का कार्य करती है, या फिर जो शुक्राणु होते हैं शुक्रवाहिनी के अंदर आसानी से गति कर सकते हैं। नंबर 3 आता है इसके अंदर शुक्राशय। शुक्राशय इनकी जो उत्पत्ति होती है ये भ्रूणीय मुलेरियन कोशिकाओं के द्वारा होती है। शुक्राशय की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है, यहाँ पे भ्रूणीय मुलेरियन कोशिकाओं के द्वारा। और दोनों साइड के जो वर्षण होते हैं उनमें से शुक्रवाहिनी निकल करके कहाँ पर खुलती है, शुक्राशय के अंदर खुलती है। और जो शुक्राशय है इनके अंदर यहाँ पर जो शुक्राणु होते हैं इनको संग्रहित किया जाता है। शुक्राणु को यहाँ पर क्या किया जाता है, संग्रहित किया जाता है। इससे अब तक आपने केवल शुक्राणु पढ़ा है, ठीक है। यहाँ पर शुक्राशय इसकी जो आंतरिक सतह होती है ये कैसी होती है, ग्रंथिल होती है। शुक्राशय इसकी आंतरिक सतह है ग्रंथिल होती है, और इसका जो स्राव होता है ये वीर्य का 70% भाग बनाता है। वीर्य का 70% जो भाग है वो किसके द्वारा निर्मित किया जाता है, शुक्राशय के द्वारा निर्मित होता है। देखो शुक्राशय यहाँ पर भ्रूणीय मुलेरियन कोशिकाओं के द्वारा इनकी उत्पत्ति होती है, और जो शुक्राशय होता है इनमें दोनों वर्षणों से जो शुक्रवाहिनियाँ होती है वो आकर के खुलती है, जिसके कारण यहाँ पे शुक्राणुओं को संग्रहित रखा जाता है। इसके अलावा शुक्राशय इसकी आंतरिक सतह ग्रंथिल होती है, जिसके कारण इसका जो स्राव होता है ये वीर्य का 70% भाग बनाने का कार्य करता है। फिर आता है यहाँ पे पेनिस या फिर सीसन। देखो पेनिस ये इसके अंदर कौन सा भाग पाया जाता है, मूत्र मार्ग उपस्थित होता है। तो पहले थोड़ा सा मूत्र मार्ग के बारे में, उत्सर्जन तंत्र के अंदर आपको मूत्र मार्ग के बारे में बताया था। यहाँ पे जो मूत्र मार्ग है लगभग
20 सेंटीमीटर लंबा भाग होता है और इसके यहाँ पर 3 भाग होते हैं, जिसमें पहला जो भाग होता है ये प्रोस्टेटिक भाग होता है, दूसरा आता है इसमें झिल्लीय भाग और तीसरा आता है इसमें शिश्नीय भाग। देखो मूत्र मार्ग लगभग 20 सेंटीमीटर लंबा भाग है, इसके 3 भाग है, प्रोस्टेटिक, झिल्लीय व शिश्नीय भाग। प्रोस्टेटिक जो भाग है ये 2 से 3 सेंटीमीटर लंबा भाग होता है, ये देखना 2 से 3 सेंटीमीटर लंबा भाग होता है और यहाँ पर जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है ये उपस्थित होती है और अपना जो स्राव होता है ये शुक्राणु के अंदर या फिर वीर्य के अंदर डालने का कार्य करती है। यहाँ पर वीर्य का 20 से 30% जो भाग होता है इस प्रोस्टेट ग्रंथि का जो स्राव होता है वो निर्मित करता है। देखो मूत्र मार्ग लगभग 20 सेंटीमीटर लंबा भाग है और इसके 3 भाग है। पहला है प्रोस्टेटिक, कहाँ पर पाया जाता है, जो प्रोस्टेट ग्रंथियाँ होती है वहाँ पर उपस्थित होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर लंबा भाग होता है और ये वीर्य का यहाँ पे 20 से 30% भाग बनाने का कार्य करता है। दूसरा आता है झिल्लीय मूत्र मार्ग, ये वाला यहाँ पे प्रोस्टेटिक व शिश्नीय भाग के मध्य उपस्थित होता है। प्रोस्टेटिक और शिश्नीय जो भाग होता है उसके मध्य उपस्थित होता है और ये लगभग 1 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसे तंतु पट के नाम से भी जाना जाता है। जो झिल्लीय मूत्र मार्ग है इसे किस नाम से जाना जाता है, तंतुपट। और तीसरा आता है शिश्नीय भाग, ये जो भाग होता है ये पेनिस में से गुजरता है और लगभग 16 सेंटीमीटर लंबा होता है। लगभग कितना होगा, 16 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसके अलावा पेनिस की बात करोगे, पेनिस नर के अंदर मुख्य मैथुनी अंग होता है। नर का जो मुख्य मैथुनी अंग होगा ये कौन सा होता है, पेनिस, जो कि उत्थानशील, बहिर्सारी व पेशीय बेलनाकार होता है। देखो पेनिस मैथुनी अंग है, उत्थानशील होता है, बहिर्सारी, पेशीय बेलनाकार संरचना के रूप में उपस्थित होता है। इसका पेनिस का जो अंतिम भाग होता है इसे शीशन मुंड के नाम से जाना जाता है। पेनिस का जो अंतिम भाग है इस भाग को किस नाम से जाना जाता है, शीशन मुंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो शीशन मुंड है ये त्वचा द्वारा या त्वचा के आवरण द्वारा ढका रहता है, जिसे शीशन मुंड छद कहते हैं। जिसे किस नाम से जाना जाता है, शीशन मुंड छद के नाम से जाना जाता है। देखो पेनिस का जो शीर्ष या अग्र भाग होता है उसे शीशन मुंड कहते हैं और यहाँ पर एक त्वचा का आवरण होता है, उस आवरण को क्या बोलते हैं, शीशन मुंड छद के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पे जो पेनिस होता है, पेनिस सामान्य अवस्था में यहाँ पर शिथिल होता है, शिथिल और छोटा, लेकिन लैंगिक उत्तेजना के समय रक्त कोटरों में रक्त के भर जाने से ये यहाँ पर लंबा व कठोर हो जाता है। देखो सामान्य अवस्था में शिथिल और छोटा, लेकिन लैंगिक उत्तेजना के समय यहाँ पर रक्त कोटरों में रक्त के भर जाने से ये लंबा व कठोर हो जाता है, जिसकी सहायता से जो वीर्य होता है उसको योनि में स्थानांतरित किया जाता है। जिसकी सहायता से जो वीर्य होता है उसको योनि के अंदर स्थानांतरित किया जाता है। अब देखना इसके बाद में आता है यहाँ पे सहायक जनन ग्रंथियाँ। देखो तीसरा भाग आता है इसमें सहायक जनन ग्रंथियाँ।
जिसमें दो ग्रंथियां बताई है। एक होती है प्रोस्टेट ग्रंथि और दूसरी होती है काउपर्स ग्रंथि। दो ग्रंथियां हैं, दोनों ग्रंथियां एक दूसरे के समीप उपस्थित होती है। जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है ये अनेक पिंडों से मिलकर के बनी होती है, अनेक पिंडों से मिलकर बनी होती है। इस ग्रंथि का जो स्राव होता है ये वीर्य का 20 से 30% भाग बनाने का कार्य करता है। इस स्राव के अंदर स्पर्मीन एंजाइम, इसके अलावा फाइब्रिनोजन उपस्थित होता है। देखो इस ग्रंथि का जो स्राव होता है इसके अंदर स्पर्मीन एंजाइम व फाइब्रिनोजन उपस्थित होता है। सेकंड आता है यहाँ पे काउपर्स ग्रंथि। ये जो ग्रंथि होती है ये झिल्लीय मूत्र मार्ग है, झिल्लीय जो मूत्र मार्ग है वहाँ पर ये उपस्थित होती है। ये जो ग्रंथि है यहाँ पर क्षारीय पदार्थ का स्रावण करती है, इसका श्रावण करती है, यहाँ पे क्षारीय पदार्थ का श्रावण करती है, जिसके कारण यहाँ पर जो मूत्र मार्ग है उसकी मूत्र मार्ग इसकी जो अम्लीयता है उसको क्या करता है, ये समाप्त करता है। देखो काउपर्स ग्रंथि झिल्लीय जो मूत्र मार्ग है वहाँ पर उपस्थित होती है, इसके द्वारा क्षारीय पदार्थ का श्रावण किया जाता है। ये जो ग्रंथि है इसका जो क्षारीय पदार्थ है ये मूत्र मार्ग की जो अम्लीयता होती है उसको समाप्त करने का कार्य करती है। इसके अलावा यहाँ पर जो योनि होती है इसका जो स्राव होता है योनि को चिकना बनाने का कार्य करता है। देखो दो ग्रंथियां हैं, एक है प्रोस्टेट ग्रंथि और दूसरी काउपर्स, अनेक पिंडों से मिलकर बनी है। प्रोस्टेट स्राव 20 से 30% भाग है, ये वीर्य का बनाएगी। यहाँ पर स्पर्मीन एंजाइम और फाइब्रिनोजन का श्रावण किया जाता है। दूसरा है काउपर्स, इसमें झिल्लीय जो मूत्र मार्ग है वहाँ पर ये उपस्थित होती है, क्षारीय पदार्थ का श्रावण करेगी और जो मूत्र मार्ग है उसकी अम्लीयता को समाप्त करती है। इसका जो स्राव है ये योनि को चिकना बनाए रखने का कार्य करती है। तो ये था यहाँ पे नर जनन तंत्र। देखना डायग्राम में ये वर्षण है, दो वर्षण है, इसके अलावा वर्षणों से शुक्रवाहिनी निकलती है जो कि आगे जाकर शुक्राशय के अंदर खुलती है। यहाँ पर शुक्राशय, इसके पश्चात यहाँ पर ये जो लंबा भाग है ये मूत्र मार्ग वाला है। इस उदरग्वा के बीच में जो मूत्र मार्ग या फिर जो पेनिस होता है, जो वर्षण होते हैं उन दोनों के बीच में उपस्थित होता है। और इसी जो मूत्र मार्ग वाला भाग है इसी के अंदर प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर्स ग्रंथि उपस्थित होती है। आज के लिए इतना ही।